तो आज हम बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेल थ्योरी वो पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो ये जो सेल थ्योरी दी थी वो दी थी दो साइंटिस्टों ने। एक का नाम था थियोडर श्वान, तो दूसरे का नाम था मैथियास श्लीडन। ये दो साइंटिस्ट थे, थियोडर श्वान, मैथियास श्लीडन। इन्होंने दी थी सेल थ्योरी। ठीक, अब मैथियास श्लीडन थे जर्मन बोटनिस्ट। बोटनिस्ट वो होता है जो प्लांट्स की स्टडी करता हो, और थियोडर श्वान थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट वो होता है जो एनिमल की स्टडी करता हो। और देखो मैथियास श्लीडन रहते थे जर्मनी में, थियोडर श्वान रहते थे ब्रिटेन में। ठीक है, अब देखो मैथियास श्लीडन जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1838 में प्लांट्स की स्टडी करी। जब इन्होंने प्लांट्स की स्टडी करी तो इन्होंने पाया कि बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। इन्होंने पाया कि बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। बस एनसीईआरटी में आपके एनसीईआरटी में मैथियास श्लीडन के बारे में इतना ही लिखा है। ठीक है, अब ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जिनका नाम था थियोडर श्वान, इन्होंने 1839 में बहुत सारे एनिमल सेल्स की स्टडी करी। और इन्होंने एनिमल सेल्स की स्टडी कर ये पाया कि एनिमल सेल्स कंटेन outer layer which is thin and flexible। मतलब इन्होंने जब एनिमल सेल लिया और माइक्रोस्कोप से उसकी स्टडी करी तो इन्होंने पाया कि एनिमल सेल जो है वो अपने चारों तरफ, मतलब ये सेल है और ये मान लो एनिमल सेल है, तो इसकी चारों तरफ एक बाउंड्री प्रेजेंट होती है जो कि थिन थी और फ्लेक्सिबल थी। इन्होंने बस इतना कहा, जिसको टुडे this layer is known as प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब जिसको हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और एक और नाम होता है जिसका नाम है जो है प्लाज्मोलेमुला। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तीन नाम है, एक तो है खुद, एक सेल मेम्ब्रेन और एक प्लाज्मोलेमुला। ठीक है, अब थियोडर श्वान, देखो थियोडर श्वान थे तो जूलॉजिस्ट। मतलब जूलॉजिस्ट वो होता है जो एनिमल की स्टडी करता हो, लेकिन इन थियोडर श्वान को बहुत अच्छी नॉलेज थी प्लांट्स के केस में। मतलब ये प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ जानते थे, इसलिए इन्होंने प्लांट्स की भी स्टडी करी। दे ऑल्सो स्टडी अबाउट प्लांट्स। मतलब इन्होंने प्लांट्स की भी स्टडी करी और इन्होंने ये पाया कि प्लांट सेल कंटेन आउटर लेयर which is known as cell wall। और सेल वॉल थिक थी। मतलब जब जूलॉजिस्ट, मतलब ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जिनका नाम था थियोडर श्वान, वो थे तो जूलॉजिस्ट, उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज थी एनिमल की, लेकिन उन्होंने स्टडी करी प्लांट के केस में भी, और उन्होंने पाया कि एनिमल सेल में तो आउटर लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट के केस में आउटर लेयर होती है सेल वॉल। ठीक है, अब इन्होंने इस बेसिस पर, थियोडर श्वान ने इस बेसिस पर अपनी हाइपोथेसिस दी। वो हाइपोथेसिस ये थी कि all
लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। मतलब थियोडोर श्वान ने ये स्टडी करी और इसके बेसिस पर एक हाइपोथेसिस दी, जो कि ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। देखो हाइपोथेसिस क्या होती है मैं बताता हूँ। हाइपोथेसिस वो होती है जो हम कुछ ऑब्जर्व कर पढ़कर कुछ कहते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी नहीं हो, मतलब एक्सपेरिमेंट से नहीं दी जाती, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब थियोडोर श्वान ने तो 1839 में अपना काम किया था, मैथियास शिल्डन ने तो 1838 में अपना काम किया था। मतलब इन्होंने अपना अलग काम किया था, इन्होंने अपना अलग काम किया। फिर 1839 में ये दोनों मिले। श्वान ने इनसे कहा, बोले यार तुम्हें प्लांट की अच्छी नॉलेज है, मुझे एनिमल की अच्छी नॉलेज है, क्यों ना हम एक सेल थ्योरी दे दें। तो सेल थ्योरी दे दी गई इन दोनों के द्वारा, कब? 1839 में। मतलब 18 आपसे पूछा जाए कि सेल थ्योरी कब दी गई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए 1839, ठीक है। अब देखो इन्होंने सेल थ्योरी तो दे दी, लेकिन जब ये अपनी सेल थ्योरी साइंटिस्टों के सामने रख रहे थे, बोले हमने ये ऑब्जर्वेशन देखी, तो इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया जिसका जवाब ये नहीं दे पाए, ठीक है। अब हम उसको ही पढ़ेंगे। देखो सेल थ्योरी दी गई थी 1839 में, ठीक है। अब देखो डीमेरिट ऑफ सेल थ्योरी, इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया साइंटिस्टों के द्वारा, वो ये था कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। तो इनसे इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। तो अब इस सवाल का जवाब दिया 1855 में, जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में इस सवाल का जवाब दिया इस स्टेटमेंट देकर, ओमनी सेलुला ई सेलुला। मतलब देखो इनकी ना ये एक स्टेटमेंट था जो इनकी अपनी लैंग्वेज में था। जैसे मैं कोई चीज ऑब्जर्व करूंगा या डिस्कवर करूंगा तो मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूंगा ना। हमारी लैंग्वेज क्या? हिंदी। इसी तरह से इनकी जो लैंग्वेज थी वो थी, जो भी होगी उसे लैंग्वेज में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है विच मीन्स न्यू सेल्स from pre-existing cells। मतलब एक नया सेल है तो वो किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल जो पहले से ही इस दुनिया में मौजूद है उससे बनेगा। ऐसा नहीं है कि ये मार्कर नया सेल बना दे, या फिर ये खोखला एक नया सेल बना दे, या फिर ये व्हाइट बोर्ड एक नया सेल बना दे। ऐसा नहीं है, कोई एक सेल होगा जो आगे चलकर एक नया सेल बनाएगा, ठीक है। तो इस डीमेरिट को रुडोल्फ वर्चो ने खत्म किया। कब किया था? 1855 में। और कौन सा स्टेटमेंट देकर? ये वाला स्टेटमेंट देकर। तो ये भी कहा जाता है कि रुडोल्फ वर्चो रिफाइन द सेल थ्योरी। और क्वेश्चन में ये लैंग्वेज भी यूज की जाती है कि रुडोल्फ वर्चो मॉडिफाई द सेल थ्योरी। और आपकी एनसीईआरटी ये वाली लाइन लिखती है कि रुडोल्फ वर्चो गिव फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी, ठीक है। अब देखो आपके एनसीईआरटी ने ये सारी बातें बता दी जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाई, और ये सारी बातें बताकर आपकी एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है बड़ी प्यारी, और वो देखना आप क्या लिखती है। देखो आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि
सेल थ्योरी अंडरस्टैंड नाउ एज, मतलब सेल थ्योरी को हम आज दो लाइनों में कैसे लिख सकते हैं। पहला, अगर कोई कहे सेल थ्योरी को दो लाइनों में डिस्क्राइब करो, तो आप पहला स्टेटमेंट लिखोगे कि ऑल लिविंग organisms contain cells and products of cells। और दूसरी लाइन है प्री न्यू cells are formed from प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो मैंने जो भी एक पॉइंट लिखा ब्लैक बोर्ड पर या बोला, उससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नीट में। बस आज के लिए इतना ही।